बातचीत शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यह चर्चा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। हम कोई सिफारिशें देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने धानुका नाम की एक एग्रोकेमिकल कंपनी के नतीजे हैं और पहली नज़र में ये बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। बिक्री गिरी, मुनाफा लगभग आधा हो गया। किसी भी निवेशक के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन हमारा काम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी की नाव में एक बड़ा छेद है या फिर ये बस एक तूफान है जिससे निकलने की तैयारी कंपनी पहले ही कर चुकी है। ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रोकेमिकल सेक्टर में देखिए, अक्सर जो ऊपर से दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। मौसम, सरकारी नीतियां और किसानों का मूड, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कंपनी का राजस्व रहा करीब 410 करोड़ रुपए। अब यह आंकड़ा अपने आप में कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हम इसकी तुलना करते हैं तो पता चलता है कि यह पिछली तिमाही से 31.3% कम है और पिछले साल की इसी तिमाही से 8% कम है। ये तो एक बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक वजह है इस इंडस्ट्री का मौसमी होना। बिल्कुल, इसका मौसमी होना। खेती बाड़ी का पूरा कारोबार वो मौसम के हिसाब से चलता है। दूसरी तिमाही जो मॉनसून का समय होता है वो आमतौर पर सबसे मजबूत होती है। उसके बाद तीसरी तिमाही में बिक्री का थोड़ा कम होना वो तो स्वाभाविक है। लेकिन पिछले साल से भी 8% की गिरावट, ये तो सिर्फ मौसम की बात नहीं हो सकती, यहाँ कुछ और भी चल रहा है। आपने सही पकड़ा। असल में मैनेजमेंट ने खुद माना है कि इस बार कुछ और भी दिक्कतें थीं, जैसे कि बारिश का मौसम लंबा खिंच गया। कुछ फसलों के दाम बाजार में गिर गए, जिससे किसानों ने खरीदारी थोड़ी टाल दी। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण और पश्चिम भारत के बाजारों पर पड़ा, जो कंपनी के लिए काफी अहम है। और जब बिक्री गिरती है तो मुनाफे पर उसका असर और भी गहरा होता है। कंपनी का EBITDA ब्याज, टैक्स और बाकी कटौतियों से पहले की कमाई, वो पिछली तिमाही से 57% और पिछले साल से 22% गिर गया। जी, ये तो बिक्री से भी ज्यादा तेज गिरावट है। हाँ, और यहीं पर ऑपरेटिंग लेवरेज का फंडा काम आता है। जब आपकी बिक्री तेजी से गिरती है तो आपके कई खर्चे, जैसे फैक्ट्री का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, वो तो उतनी ही रहते हैं। बिल्कुल, वो कम नहीं होते। इसका नतीजा ये होता है कि आपका मुनाफा बिक्री से भी कहीं ज्यादा तेजी से नीचे आता है। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी एयरलाइन का हवाई जहाज आधी सीटों के साथ उड़े। ईंधन, पायलट और एयरपोर्ट का खर्चा तो लगभग उतना ही रहता है, लेकिन हर खाली सीट सीधे सीधे मुनाफे को खा जाती है। सही एनालॉजी है। धानुका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका EBITDA के मार्जिन पिछली तिमाही में लगभग 23% था, जो इस तिमाही में गिरकर सिर्फ 14% रह गया। मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया, और इसके अलावा बेचे गए प्रोडक्ट्स के मिश्रण में बदलाव और कुछ दूसरे फैक्टर्स ने भी मार्जिन पर दबाव डाला है। कुल मिलाकर टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा भी तिमाही दर तिमाही 57% से ज्यादा गिरा है। तो खराब मौसम और बाजार की कमजोरी, ये वजहें तो समझ में आती हैं। ये शॉर्ट टर्म दिक्कतें हैं, लेकिन पर्दे ने पीछे कुछ और भी चल रहा था क्या? कोई ऐसी वजह जो सिर्फ धानुका से जुड़ी हो? मैंने सुना है बायोस्टिमुलेंट उत्पादों का कोई मामला है। बिल्कुल, ये इस तिमाही की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बायोस्टिमुलेंट्स एक तरह के खास उत्पाद होते हैं जो फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार ने इनके लिए कुछ नए नियम और टेस्टिंग प्रक्रिया लागू की है। धानुका के 4 बायोस्टिमुलेंट उत्पाद इसी प्रक्रिया में अटक गए हैं। अटक गए वो बाजार में बिक नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल, और इसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सिर्फ इन 4 प्रोडक्ट्स के न बिकने से इस तिमाही में कंपनी को करीब 15 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। सिर्फ इस तिमाही में? जी, और अगर हम पूरे 9 महीनों का आंकड़ा देखें तो ये नुकसान लगभग 49 करोड़ रुपए का है। वाह, लगभग 50 करोड़ की बिक्री सिर्फ एक रेगुलेटरी देरी के वजह से रुक गई। ये तो एक बड़ा झटका है। अब एक और आंकड़ा है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, सेल्स रिटर्न्स। इस तिमाही में ये 72 करोड़ रुपए था। ये आंकड़ा तो काफी बड़ा लगता है। हाँ,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। 72 करोड़ की बिक्री वापसी का मतलब है कि कंपनी ने जो माल अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को भेजा था, उसका एक बड़ा हिस्सा बिका नहीं और वापस आ गया। और पूरे 9 महीनों का आंकड़ा तो करीब 220 करोड़ रुपए है। तो ये इस बात का संकेत है कि जमीन पर माल अटक रहा है। बिल्कुल। हो सकता है कि पिछली तिमाही में ज्यादा उम्मीद लगाकर कंपनी ने ज्यादा माल भेज दिया हो, जो अब वापस आ रहा है। ये सीधे सीधे कंपनी की वर्किंग कैपिटल पर, मतलब रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी पैसे पर दबाव डालता है। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। ये सिर्फ एक खराब मौसम की कहानी नहीं है, इसमें रेगुलेटरी अड़चनें और चैनल में फंसी हुई इन्वेंट्री का भी बड़ा हाथ है। ये तो हुई आज की मुश्किलें, लेकिन क्या कंपनी सिर्फ इन मुश्किलों के खत्म होने का इंतजार कर रही है, या वो भविष्य के लिए कोई बड़ा दाव भी खेल रही है? यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। हाँ। कंपनी सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी नींव को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही है। और इस बदलाव का केंद्र है दहेज, गुजरात में उनका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दहेज प्लांट, इसके बारे में काफी चर्चा है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक क्लासिक केस है। आसान भाषा में कहें तो अभी तक धानुका जैसी ज्यादातर कंपनियां अपने कीटनाशक बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल, जिसे टेक्निकल्स कहते हैं, वो चीन या दूसरे देशों से आयात करती थीं। अब इस दहेज प्लांट में धानुका ये कच्चा माल खुद बना रही है। इस तिमाही में उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ से लॉन्च कर दिया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन सुरक्षा, चीन पर निर्भरता कम। लेकिन कई बार कंपनियां ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा तो लगा देती हैं, पर उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाती। क्या यहाँ भी वैसा कोई जोखिम है? जोखिम तो देखिए हमेशा होता है। बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का इरादा साफ है। उनका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2027 तक इस प्लांट को 80% क्षमता पर चलाकर इसे ईबिडा पॉजिटिव बना दिया जाए। मतलब प्लांट अपने खर्चे खुद निकाले। जी, अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो ये कंपनी के मार्जिन और सप्लाई चेन के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, तो एक तरफ दहेज ब्रांड है, कंपनी की रणनीति का दूसरा हिस्सा 9(3) उत्पादों से जुड़ा है। ये क्या बला है? 9(3) दरअसल कीटनाशक अधिनियम 1968 की एक धारा है। आम भाषा में ये नए खास तरह के स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जो पुराने जेनेरिक उत्पादों से अलग होते हैं। अच्छा। इन पर कंपटीशन कम होता है, इसलिए इनमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो ये एक तरह से पूरी रणनीति बदलने जैसा है, वॉल्यूम के खेल से निकलकर वैल्यू के खेल में आना। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होगा। इन नए प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचाना जेनेरिक से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यही भविष्य का रास्ता है। कंपनी का इनोवेशन टर्नओवर इंडेक्स, जो बताता है कि कुल बिक्री में नए प्रोडक्ट्स का कितना हिस्सा है, वो बढ़कर 16% हो गया है। तो वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रहे हैं। और इसी रणनीति से जुड़ी एक और खबर है, बायर के साथ एक डील। ये क्या है? हाँ, बायर दुनिया की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियों में से एक है। उनके 2 जाने माने प्रोडक्ट्स का मालिकाना हक अब धानुका को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका घरेलू बाजार से राजस्व आना शुरू भी हो गया है। अच्छा। और उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का पैसा भी धानुका की किताबों में दिखने लगेगा। ये एक तरह से बना बनाया स्थापित बाजार खरीदने जैसा है। तो एक तरफ दहेज में बड़ा निवेश, दूसरी तरफ नए प्रोडक्ट्स पर जोर और साथ में बायर से अधिग्रहण। ये सब करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। इन सभी चुनौतियों के बीच कंपनी की माली हालत कैसी है? यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर है जो काफी दिलचस्प है। अच्छी खबर यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। उनके पास 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और निवेश हैं और कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। तो ये उन्हें निवेश करने की आजादी देता है। बिल्कुल, किसी बाहरी दबाव के बिना। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल, दूसरा पहलू है कैश फ्लो का। दहेज प्लांट और एक और नए प्लांट पर जो भारी भरकम खर्चा हो रहा है, वो कंपनी की नकदी को इस्तेमाल कर रहा है। तो बैंक में पैसा तो है, लेकिन बड़े खर्चों की वजह से फ्री कैश फ्लो पर, मतलब उस पर दबाव है। और ये दबाव बना रहेगा? हाँ, ये तब तक रहेगा जब तक दहेज प्लांट पूरी क्षमता से चलकर मुनाफा कमाना शुरू नहीं कर देता। तो वे एक तरह से अपने आज के कैश को बेहतर कल के लिए निवेश कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट खुद आने वाले समय को कैसे देख रहा है? पूरे साल के लिए उनका क्या अनुमान है? मैनेजमेंट ने काफी सतर्क गाइडेंस दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे वित्त वर्ष में राजस्व पिछले साल के बराबर यानी फ्लैट रहेगा। फ्लैट रेवेन्यू? जी, और ईबीटा मार्जिन में पिछले साल की तुलना में करीब 1% की गिरावट आ सकती है। मतलब वे खुद मान रहे हैं कि ये साल मुश्किल रहने वाला है।
वे निवेशकों से कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दर्द के लिए तैयार रहें। हाँ, ये दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द को स्वीकार करने का एक क्लासिक मामला है। वे भविष्य की नींव बनाने के लिए आज के मुनाफे की कुर्बानी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यम अवधि यानी FY27 और उसके बाद के लिए उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो आगे ग्रोथ की उम्मीद है। हाँ, उन्हें दोहरे अंकों में ग्रोथ की उम्मीद है। और एक छोटी सी अच्छी खबर ये भी दी कि जनवरी का महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहा है। तो चलिए अपनी इस पूरी पड़ताल को समेटते हैं। जो बात निकल कर आई वो ये है कि Q3 की खराब हेडलाइंस के पीछे एक परफेक्ट स्टॉर्म था। खराब मौसम, रेगुलेटरी देरी और चैनल में फंसी इन्वेंट्री। ये कंपनी की नाव में एक छेद जरूर है, लेकिन साथ ही कंपनी एक बिल्कुल नई, ज्यादा मजबूत नाव बनाने में भी जुटी है। दहेज प्लांट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और बायर डील के जरिए बिल्कुल सही सारांश है। निकट भविष्य चुनौतियों से भरा है, लेकिन रणनीति की दिशा सही लगती है। तो अब सवाल सिर्फ क्रियान्वयन का है। अगले 6 से 12 महीनों में हमें किन सुरागों पर नजर रखनी होगी? देखिए, कुछ अहम सुरागों पर नजर रखनी होगी। पहला और सबसे तात्कालिक सुराग होगा Q4 के नतीजे। क्या जनवरी में शुरू हुई रिकवरी जारी रही? ठीक है। दूसरा, क्या अटके हुए बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स को इस तिमाही के अंत तक मंजूरी मिल जाती है? तीसरा और सबसे बड़ा सुराग है दहेज प्लांट का प्रदर्शन। क्या वे उसे मुनाफे में लाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? और आखिर में, क्या बायर डील का राजस्व अगले साल के नतीजों में दिखना शुरू होता है? इन सवालों के जवाब ही धानुका की आगे की दिशा तय करेंगे। तो अंत में सवाल वही है जो हमने शुरू में पूछा था। हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जो एक मुश्किल और चक्रीय उद्योग में काम कर रही है। वे भविष्य के लिए भारी निवेश कर रहे हैं और उसका तत्काल असर अपने प्रदर्शन पर झेल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल समय और क्रियान्वयन का है। क्या वे अपने नए, ज्यादा मुनाफे वाले ऑपरेशंस को इतनी तेजी से खड़ा कर सकते हैं कि वे मौसम और बाजार के इन चक्रों के असर से बाहर निकल सकें? इसका जवाब हमें आने वाली तिमाहियों में ही मिलेगा। और एक बार फिर याद दिला दें, ये चर्चा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और ये निवेश सलाह नहीं है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमेशा एक पेशेवर सलाहकार से सलाह लें।